नमस्कार साथियों, मेरा नाम भगवान सिंह राजपुरोहित है। मैं वर्तमान में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत हूँ, जलगण विभाग में। साथियों, आपने वाटर कंजर्वेशन और वाटर हार्वेस्टिंग के संबंध में खूब सारे स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया होगा। उन्हीं स्ट्रक्चर में से एक अध्ययन करने जा रहे हैं हम आज, सब सरफेस बैरियर। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सब सरफेस बैरियर, सब सरफेस यानी सरफेस का सब पार्ट, उसमें बैरियर क्रिएट करना और पानी को रोकना। ये एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर है जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि सब सरफेस बैरियर क्या होता है। कि नदी नालों में जमीन के अंदर बहने वाले पानी को रोकने के लिए जो संरचना बनाई जाती है उसे सब सरफेस बैरियर बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी नदी है, ये आपका ग्राउंड लेवल है। नदी के ऊपर की तरफ पानी का फ्लो हो रहा है, एक नदी के अंदर की तरफ जो पानी का फ्लो हो रहा है उसमें बैरियर क्रिएट करना। कहता है कि जमीन के अंदर बहने वाले पानी को रोकने के लिए जो संरचना बनाई जाती है सब सरफेस बैरियर कहते हैं। दूसरा बिंदु है, सब सरफेस बैरियर में एकत्रित किए जाने वाले पानी का वाष्पीकरण नगण्य होता है, जिससे पानी की उपलब्धता बढ़ती है। अभी मित्रों समझाया कि जमीन के अंदर जो फ्लो पानी कर रहा है वो सूर्य से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती है, अतः इससे वाष्पीकरण काफी कम होता है, नगण्य होता है, और ये पानी सीधा भूमिगत जल को रिचार्ज करता है। इसलिए इसका एक महत्वपूर्ण ये बिंदु है सब सरफेस बैरियर का। अब जानते हैं कि सरफेस में फ्लो कितने प्रकार के होते हैं। सरफेस फ्लो आप लोग लगभग सभी जानते ही है। सब सरफेस फ्लो जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जमीन के ऊपर बादल द्वारा बरसा गया पानी, पानी का मूवमेंट दो तरह से होता है। एक तो जमीन के ऊपर का, दूसरा ये पानी इनफिल्ट्रेट होता है, फिर परकोलेशन होता है और इस ग्राउंड लेवल के पैरेलल मूवमेंट करता है। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, बारिश का पानी सरफेस को टच किया, एक फ्लो जो सरफेस पे बह रहा है, दूसरा जो जमीन के अंदर लेटरल मूवमेंट कर रहा है। तो ये सब सरफेस फ्लो हुआ। ऊपर वाला फ्लो है उसको ओवरलैंड फ्लो, नीचे जो मूवमेंट कर रहा है इनलैंड फ्लो। अब सरफेस के ऊपर जो फ्लो है उसको रोकने के लिए हम बहुत सारे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण है पीसीडी पक्का चेक डैम, एमपीटी मिनी परकोलेशन टैंक, पीटी परकोलेशन टैंक, एसजीटी स्टेगर ट्रेंच, सीसीटी कंटिन्यूअस कंट्रोल ट्रेंच, डीप सीसीटी, खड़ीन, ईसीडी अर्दन चेक डैम। इस तरह के तमाम स्ट्रक्चर है जिन्हें हम जमीन के ऊपर बहते हुए पानी को रोकने के लिए बनाते हैं। उसी प्रकार जमीन के अंदर जो लेटरल मूवमेंट है पानी का, उस पानी को बैरियर क्रिएट करके रोका जाए, ऐसे स्ट्रक्चर सब सरफेस बैरियर की श्रेणी में आते हैं। अब हम जानेंगे कि सब सरफेस बैरियर के लिए कौन से स्थलों का चयन किया जाना चाहिए, जहां पर इस स्ट्रक्चर को बनाने से हम इसका सदुपयोग मैक्सिमम कर सकते हैं या जमीन में पानी को मैक्सिमम भूमिगत कर रिचार्ज कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, सब सरफेस बैरियर के लिए नदी नालों का ढाल, बेड का स्लोप अधिक नहीं होना चाहिए। ज्यादा स्लोप नहीं होना चाहिए, 1-2% तक स्लोप हो तो चल जाएगा इस स्ट्रक्चर के लिए। दूसरा पॉइंट है, नदी नालों के तल में चट्टान, कठोर परत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कई बार स्ट्रक्चर बनाने में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है, कई बार देखा गया कि नदी का बेड, ये नदी का बेड है, इस बेड में यहाँ कभी कभार चट्टान होती है, यहाँ पे भी चट्टान होती है, लेकिन जब खुदाई की जाती है तो यहाँ हल्का सा सैंडी सॉइल मिलता है, स्ट्रक्चर यहाँ क्रिएट हो जाता है, बरसात का पानी यहाँ गिरता है, इसी में पैक हो जाता है। तो इस पानी को फिर डाउनवर्ड लेफ्ट और राइट मूवमेंट नहीं मिल पाता है, तो इस स्ट्रक्चर का बनाने का फिर वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो हमें ऐसी जगह चुननी है जहां पर परत, कठोर चट्टान उपलब्ध ना हो। जितनी अधिक गहराई रेतीली मिट्टी होगी उतना ही अधिक पानी एकत्रित होगा। जैसा कि दोस्तों बताया कि जमीन के अंदर जितना पोरस अथवा जितना सैंडी जोन होगा, वहां ये स्ट्रक्चर अगर बनाया जाता है तो यह स्ट्रक्चर काफी महत्वपूर्ण और भूमिगत जल को रिचार्ज करने में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
जहां नदी नालों का तल शुष्क मौसम में भी संतृप्त या सेचुरेटेड रहता है, उन स्थानों पर सबसरफेस बैरियर का निर्माण नहीं किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, हम सबसरफेस बैरियर भूमि में फ्लो हो रहे पानी को रोकने के लिए बनाते हैं। अगर पहले से ही भूमि सेचुरेटेड है या भूमि में शुष्क मौसम में भी पानी उपलब्ध रहता है, तो वहां ये बैरियर बनाने का कोई औचित्य नहीं रहता है। सब एसएसबी बांध वहां नहीं बनाए जाने चाहिए जहां भूमिगत मृदा की गहराई सामान्य तथा शुष्क मौसम में नदी ऑब्लिक नाले के निम्नगत बेड लेवल से 3 मीटर की गहराई से कम हो। समझना इस बात को कि ग्राउंड लेवल के अगर 3 मीटर के अंदर अंदर अगर पानी उपलब्ध है, तो ये बैरियर वहां हम नहीं बनाएंगे। क्योंकि भूमि पर अगर हल्का सा भी अपन ट्रेंच खोदते हैं तो ये पानी ऊपर की तरफ मूवमेंट कर कर हमें उपलब्ध हो जाएगा। तो इस स्थान को हमें छोड़ना पड़ेगा सब सरफेस बैरियर के लिए। तो अभी तक हमने मित्रों पढ़ा है सब सरफेस बैरियर क्या होता है, इनको बनाने के लिए किन स्थानों का चयन किया जाना सर्वाधिक उपयोगी रहेगा। अब हम जानेंगे कि सब सरफेस बैरियर के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला है सब सरफेस बैरियर विथ एलडीपी सीट, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन सीट। दूसरा नंबर है सब सरफेस बैरियर विथ एलडीपी सीट विथ ब्लैक कॉटन सोइल। ऊपर वाले और नीचे वाले में फर्क इतना है दोस्तों, इसमें केवल सीट बिछाई जाती है, जो मिट्टी खोदी है वही मिट्टी वापस भरनी है। लेकिन इसमें सीट के अंदर जो भरी जाएगी मिट्टी वो ब्लैक कॉटन सोइल रहेगी। तीसरा है सब सरफेस क्ले डाई ऑब्लिक बैरियर, ये क्ले मिट्टी से बनाया जाएगा एज ए बैरियर के रूप में। चौथा अपना है सरफेस कम सब सरफेस मैसनरी डैम, ये स्ट्रक्चर भूमिगत है लेकिन इनका निर्माण पूर्ण रूप से पक्का स्ट्रक्चर होता है। ये हो सकता है आरसीसी के, हो सकते हैं चिनाई से, हो सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास सब सरफेस बैरियर 4 प्रकार के हैं। आपको चित्र में दिखाया गया है कि ये सिंपल एलडीपी सीट बिछाई गई है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये पूर्ण रूप से पक्का है, आरसीसी का स्ट्रक्चर है। ये आपकी नदी है, अक्रॉस द रिवर ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। अब हम पढ़ेंगे सब सरफेस बैरियर की डिजाइन। दोस्तों, इस स्ट्रक्चर का सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो है इसकी डिजाइन। क्योंकि पानी को रोकना है और जमीन के अंदर बैठे हुए पानी को रोकना है, तो उसकी डिजाइन बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसा कि चित्र में एसएसबी का क्रॉस सेक्शन दर्शाया गया है, इस प्रकार के एसएसबी में केवल ब्लैक फिल्म लगाई जाती है। हार्ड सरफेस की डेप्थ तक दर्शाए गए क्रॉस सेक्शन के अनुसार अक्रॉस द रिवर खोदी जानी चाहिए। अब आप इसको समझिए, ये आपकी रिवर है। क्योंकि ये आपका ग्राउंड लेवल है, आपका जो पानी अंदर बह रहा है वो इस तरह है, इसका मूवमेंट ऐसा है सब सरफेस फ्लो वाटर का। अब इस पानी को अपन को रोकना है एज ए बैरियर सरफेस के अंदर। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो आप समझिए, यहां से यहां ये विड्थ होगी, ये आपकी लेंथ होगी। ये रिवर है, रिवर में पानी ऊपर से ऐसे मूवमेंट हो रहा है, लेटरल भी ऐसे ही मूवमेंट कर रहा है। लेकिन इसका जो बैरियर बनेगा, मिट्टी की जो खुदाई होगी, वो क्रॉस सेक्शन ये रहेगा। अब इसी को मैं काट के यहां बताता हूं। अब ये समझिएगा, नदी के अंदर का जो सबसे बॉटम पार्ट है वो ये पार्ट आपके जो डिजाइन में दिखाया रहा है, ये रिवर बेड का सबसे बॉटम, खुदाई के बाद का सबसे बॉटम का पार्ट रहेगा डिजाइन के अंदर। उसके बाद में रिवर का जो पानी का मूवमेंट ऊपर हो रहा है, उसका सबसे टॉप पोर्शन होगा वो यहां से यहां तक। अब इसको मिट्टी की कटिंग करते वक्त ऐसे स्लांट या ट्रेपेजोइडल फॉर्म में काटना है। अब इसकी डिजाइन देखिए, क्योंकि बॉटम विथ 1.5 मीटर फिक्स रखते हैं हम, उसके पश्चात स्लांट में इसको काटा आपने।
और इसकी गहराई अपन ने माना कि 4.1 मीटर है। यहाँ देखिए, बॉटम आपका 1.5 हो गया, ये आपकी हाइट हो गई। क्योंकि इसका स्लोप अपन रखते हैं 2:1, सैंडी सॉइल है इसलिए 2:1 रखते हैं। तो आप जैसे, अब आपको ये निकालना है, तो इसकी हाइट आपके 4.1, 2:1 स्लोप है, तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर लेंगे 8.2। अब आपका एक ट्राइंगल ये बन चुका है। सेम इसी तरह आपको ये निकालना है, 2:1 स्लोप है, आपकी हाइट 4.1 सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो ये आपके हो गया 8.2 मैथ्स फॉर्मूले। अब आपको ये मिल चुका है, ये मिल चुका है, तो आपका ये टोटल पोर्शन हो जाएगा ये प्लस ये बीच वाला पोर्शन जो कि 1.5 अपन ने फिक्स किया। तो अब ये आपका टोटल 17.9 हो जाएगा। अब दोस्तों, इसकी डिजाइन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अब शुरू करते हैं कि अर्थवर्क, अर्थवर्क कितना हो, कितनी मिट्टी यहां से खोदी गई, या इस क्रॉस सेक्शन के अंदर कितनी मिट्टी खोद के अपन ने बाहर निकाली है। सीधा सा फॉर्मूला, टॉप प्लस बॉटम अपॉन 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ। या मैं थोड़े समय के लिए मान रहा हूं कि लेंथ अपन 50 मीटर रख रहे हैं, यानी कि ये वाली लेंथ जो रिवर एक्रॉस द रिवर लेंथ है, वो अपने लिए इस स्ट्रक्चर की लेंथ हो गई 50। तो ये 50 मीटर हो गई। अपन ने टॉप निकाल ही दिया 17.9, प्लस बॉटम अपना फिक्स है 1.5, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया, गुणा हाइट, हाइट आपकी 4.1, ये जमीन लेवल से नीचे तक पूरा सैंडी फॉरेस्ट जोन है। और आपकी टोटल लेंथ, टोटल लेंथ को हमने गुणा किया तो टोटल क्यूबिक मीटर हो गई 1988.50। ये आपकी टोटल मिट्टी इस क्रॉस सेक्शन की, इस रिवर बेड की अपन ने खुदाई में निकाल ली। अब बात करते हैं, मिट्टी खोद दी गई, अब अपन को ये केवल ये क्रॉस सेक्शन मिल चुका है नदी के अंदर। अब इसमें कितनी सीड बिछाई जाएगी उसकी कैलकुलेशन करने के लिए अपन को एक तो ये निकालना पड़ेगा, एक ये निकालना पड़ेगा, ये पूरा पोर्शन इसी में सीट बिछाई जाएगी। ये रिवर ऐसे चल रही है आपकी, तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला गणित में है, ये आपका कर्ण, ये आपका लंब, और ये आपका हो गया आधार। तो अपने पास 4.1 ये अवेलेबल है, अपने पास ये अवेलेबल है, अपने को कर्ण निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर रूट, तो ये पोर्शन अपन को मिल जाएगा, ये आपके 9.1। आप कैलकुलेट करेंगे 8.2 का स्क्वायर प्लस 4.1 का स्क्वायर, उसका पूरे का स्क्वायर रूट, तो आपको ये मिल जाएगा 9.1। 9.1 ये आपका मिल गया 9.1, ये आपको मिल गया 9.1, ये आपका ऑलरेडी 1.5 अपन ने फिक्स कर रखा है। तो आपकी सीट की लेंथ कितनी हुई उस केवल क्रॉस सेक्शन में, 9.1 प्लस 1.5 प्लस 9.1, तो ये आपके टोटल हो गई डेट प्लस 9.1 प्लस गुना, प्लस एक चीज और ध्यान देनी, ये पोर्शन जब सीट बिछा दी जाएगी 9 9 18, 18.4 प्लस डेट, लेकिन जब सीट यहां आएगी तो अपन को 15-15 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी खुदाई करके अपने यहाँ इकट्ठी कर रखी है, यहाँ अपने कुछ डिस्टेंस पर रखी हुई है। जब मिट्टी फिल करोगे तो आपको 15 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा 15 सेंटीमीटर मिनिमम इतना एक्स्ट्रा अपन को सीट रखना पड़ेगा, ताकि मिट्टी भरते वक्त अगर मिट्टी इस पे गिर भी जाए तो कुछ पोर्शन अपन को इसका दिखना चाहिए, ताकि किसी को विड्थ का मेजरमेंट करवाना हो तो सीट को देख के ही हम कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद में अगर उस पर पूरी मिट्टी बिछा दी जाएगी तो हम ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उसकी विड्थ कितनी है। तो इस तरह कैलकुलेशन की तो आपके ये 30 जो हमने लिया है वो एक्स्ट्रा वाला है, तो टोटल जो ये लेंथ है आपकी यहां से लेकर ये, फिर ये, फिर आपका वापस ऊपर, और ये जो एक्स्ट्रा अपन ने करा ये आपकी हो गई 20 मीटर। तो एक क्रॉस सेक्शन में जो अपन सीट बिछा रहे हैं वो है 20 मीटर, तो ऐसे ही अपन ने इसकी पूरी लेंथ ले रखी है 50, तो टोटल सीट कितनी हुई आपके 20 गुणा 50, यानी कि 1000 स्क्वायर मीटर।
इतनी सीट बिछेगी पूरे इस क्रॉस सेक्शन में नाले बेड के अक्रॉस। अब बात करते हैं, सीट सप्लाई हो गई। अब देखिए ये 10% क्या है। ये कई बार कैलकुलेशन से हम भूल जाते हैं या ले नहीं पाते किसी वजह से। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है इस सीट का। जब भी आप सीट बिछाएंगे, ये आपका क्रॉस सेक्शन है, आप सीट यहां से बिछाना शुरू कर। अब ऐसा होता है कि सीट के जो रोल आते हैं, फिल्म आती है, वो फिल्म एक साथ आपको नहीं मिलती है। मार्केट में आप जब भी लेने चाहेंगे तो आपको हो सकता है 7 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर के रोल मिलते हैं। तो आप जब यहां से उस रोल को गिराते हैं तो वो रोल हो सकता है यहां तक ही आवे। दूसरा, जब आप सीट को गिराते हैं तो रोल यहां तक ही आता है। तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा, ये रोल जहां खत्म हो रहा है इस रोल को थोड़ा सा ओवरलैपिंग, यानी 10% ओवरलैपिंग के लिए अपने एक्स्ट्रा मान के चलते हैं कि 10% एक्स्ट्रा फिल्म हमारे पास होनी चाहिए। तो ये 10% ओवरलैपिंग की वजह से अपन और इसमें ऐड करते हैं। अपने पास ऑलरेडी इतना आ ही चुका है, 10% और ऐड कर लेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 1100 स्क्वायर मीटर। अब दोस्तों, एसएसबी में काम पूरा करने के पश्चात ऐसा कोई टेस्टिंग नहीं है कि कितना खोदा, प्लास्टिक की सीट किस दर्जे की थी। ये चेक करने के लिए आईएसआई ने एक स्टैंडर्ड पैमाना बना रखा है कि अगर आप प्लास्टिक की सीट को 1 × 1 यानी 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर, 1 स्क्वायर मीटर, आप सिंपल सा समझिए, 1 स्क्वायर मीटर में उस सीट को कटिंग करके और उसको अगर आप वेट करते हो तो उसका वेट कम से कम 300 ग्राम उसका वेट होना चाहिए। अगर 300 ग्राम से कम है, इसका मतलब वो फिल्म डुप्लीकेट है या आईएसआई के मार्क के अनुसार उस मापदंड पर नहीं प्राप्त हुई है। 300 ग्राम उस सीट का कम से कम वजन होना चाहिए 1 मीटर इंटू 1 मीटर की कटिंग करके तोड़ने के पश्चात। तो आप अब टोटल सीट कितनी रिक्वायर्ड हुई आपके, तो आप 300 से सीधा इसका गुणा कीजिए तो आपको टोटल सीट कितनी चाहिए, 330 किलोग्राम की सीट इसकी बेड लेवल का जो क्रॉस सेक्शन है 50 मीटर की लेंथ का, उसमें बिछाने को चाहिएगा। तो ये एसएसबी की डिजाइन है, सिंपल है। सिंपल से मैथ्स के फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों से कैलकुलेट करना है स्लांट, और स्लांट से आप सीट की ये निकाल लीजिए टोटल सीट कितना है। सीट का आईएसआई मार्क के हिसाब से कितना वजन होना चाहिए, उस वजन को जैसे ही आप स्क्वायर मीटर से गुणा करेंगे टोटल किलोग्राम में आपको सीट प्राप्त हो जाएगी। तो साथियों, आज हमने पढ़ा कि सबसरफेस बैरियर क्या होता है एवं इसके निर्माण के लिए स्थल का चयन किस तरह होना चाहिए। साथ ही अभी तक हमने सबसरफेस बैरियर के 4 प्रकारों के बारे में पढ़ा है। धन्यवाद।